जिस भाई के लिए नव्या ने पूरी दुनिया से लड़ाई की, आज उसी सगे भाई के कत्ल का इल्जाम नव्या के सिर पर आ गया है। जाह्नवी की एक खौफनाक चाल ने रातों रात नव्या को एक बेरहम कातिल बना दिया। अब आगे, हमने अभी अभी आपको बाइकातान के प्रवेश द्वार पर देखा था, क्या आप भूल गए? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। बाइकातान की घटना काल दूत के आने के साथ समाप्त हुई, लेकिन दक्षिण शांति के तिनय की उपेक्षा करने के उत्तरी साम्राज्य के समाचार पहले ही फैल चुके थे और सम्राट जिंगशुआन इससे निश्चित रूप से बहुत नाखुश होंगे। मयंक और उनका दल कुछ दिनों बाद पहुंचेगा और इन कुछ दिनों में सम्राट जिंगशुआन निश्चित रूप से इस बारे में गहराई से सोचेंगे कि उत्तरी साम्राज्य के दूतों से कैसे निपटा जाए। नव्या के याद दिलाने के बाद फैंगसी को याद आया, क्या आप वही युवा मास्टर हैं? क्या आप एक महिला हैं? फैंगसी ने एक के बाद एक दो सवाल पूछे। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ, यह मैं ही हूँ। ओह मेरे भगवान, मुझे वास्तव में इसका एहसास नहीं हुआ। फैंगसी ने नव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें अभी भी आश्चर्य और संदेह से भरी थीं। वह ये नहीं जानता था कि नव्या वास्तव में एक महिला थी, यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। तन्वी ने संदेह से पूछा, नौवीं बहन, वह कौन है? मैं उत्तरी साम्राज्य से आया हूँ, नव्या ने उत्तर दिया। वापस लौटने पर मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगी। तन्वी ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा, लेकिन उसने अभी भी कुछ बार संदेह की दृष्टि से फैंगसी की ओर देखा। दोनों लड़कियों की बातचीत को सुनते हुए फैंगसी निःशब्द हो गया। वह हमेशा खुद को एक खुरदरा आदमी मानता था और लड़कियों के सामने सावधानी बरतने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वह उन्हें डराने में कामयाब रहा। नव्या फैंगसी की ओर मुड़ी और हल्का सा मुस्कुराई, जनरल फैंग यहाँ क्या कर रहे हैं? फैंगसी ने ज्यादा दूर नहीं बग्घी की सड़क की ओर इशारा किया। मैं पहले बहुत दूर तक चल गया था और वापस आने का रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैंने एक बग्घी बुलाई। कौन जानता था कि ड्राइवर को यहाँ शौचालय जाना पड़ा और बग्घी सड़क के किनारे नहीं रुकी। इस युवा महिला से टकराने के लिए मुझे सच में बहुत खेद है। जब तन्वी ने उसे इस बात का जिक्र करते हुए सुना तो वह उदास महसूस करने लगी और अपने दर्द करते माथे को सहलाने लगी। वह वास्तव में अभाग्यशाली है। नव्या ने उस जगह पर नजर डाली जहां तन्वी को चोट लगी थी। ये बहुत गंभीर नहीं था और तन्वी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं लग रही थी, इसलिए उसने फैंगसी के लिए चीजें मुश्किल नहीं की। मेरी चौथी बहन ने आपको माफ कर दिया है, लेकिन जनरल फैंग, मुझे वास्तव में आपको याद दिलाना होगा, किसी युवा महिला को देखकर बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। फैंगसी एक पल के लिए निःशब्द हो गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने ये शब्द पहले भी कहीं सुने हों। ये दक्षिण शांति है, आपका उत्तरी साम्राज्य नहीं। दक्षिण शांति की लड़कियां उत्तरी साम्राज्य की लड़कियों से अलग होती हैं, नव्या ने अपनी बात जोड़ी। क्या अलग है? फैंगसी ने अनजाने में पूछा। उत्तरी साम्राज्य की लड़कियां निडर होती हैं, वे पुरुषों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने या स्वीकार करने की हिम्मत रखती हैं, लेकिन दक्षिण शांति में ऐसा नहीं चलेगा। नव्या ने चेतावनी दी। फैंगसी ने उलझन में पूछा, आप कैसे जानती हैं कि उत्तरी साम्राज्य की लड़कियां कैसी होती हैं? क्या आप उत्तरी साम्राज्य से हैं, मिस? बेशक मैं दक्षिण शांति से हूँ। नव्या ने अपने कंधे उचकाए। मैंने केवल लोगों से उत्तरी साम्राज्य के बारे में सुना है। दक्षिण शांति की अधिकांश लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं। अभी अभी मेरी चौथी बहन का आधी सड़क तक पीछा करने का जनरल फैंग का व्यवहार लोगों को डरा देगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जरा देखिए मेरी चौथी बहन कितनी कमजोर है, वह आपके डर को कैसे सहन कर सकती है। नव्या ने तन्वी की ओर इशारा किया और मुंह बनाते हुए फैंगसी से कहा। नहीं, मैं। फैंगसी ने अपनी ओर इशारा किया, समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पाया कि वह बिल्कुल भी समझा नहीं पा रहा था। वह अभी क्या कर रहा था? उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने तन्वी के घबराए हुए भाव को देखा था और उसे समझाना और सांत्वना देना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि इसका उल्टा असर होगा। फैंगसी निराश था। उत्तरी साम्राज्य में किसी युवा महिला के इस तरह भाग जाने और किसी पुरुष द्वारा पकड़े जाने पर यह एक खुशी की बात होती, लेकिन ये दक्षिण शांति है। खैर, दक्षिण शांति के रीति रिवाज अलग हैं। जनरल फैंग, बेहतर होगा कि आप अगली बार सावधान रहें। दक्षिण शांति उत्तरी साम्राज्य जैसी नहीं है। यदि आप फिर से किसी लड़की का पीछा करते हैं तो पकड़े जाने पर यह अच्छा नहीं होगा। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, उसकी आंखों में चालाकी की एक झलक थी। फैंगसी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, जनरल फैंग, मैंने सुना है कि उत्तरी साम्राज्य की युवरागी का चिकित्सा कौशल असाधारण है। संयोग से मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या जनरल फैंग स्वर्ग नगर में पहुंचने पर मेरा परिचय युवरागी से करा सकते हैं। आप युवरागी से मिलना चाहती हैं? फैंगसी चौंक गया। नव्या मुस्कुराई और बोली, बेशक मैं युवरागी से कुछ सीखने की इच्छा रखती हूँ। फैंगसी ने भौहें सिकोड़ी, यह असंभव नहीं है, लेकिन क्या? हमने लंबे समय से युवरागी को नहीं देखा है। फैंगसी ने आह भरी।
शादी के बाद से हम में से किसी भी करीबी विश्वासपात्र को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला है। क्या आप युवरागी के विश्वासपात्र हैं? नव्या ने एक भौं उठाई। बेशक, फैंक्सी ने जल्दी से जवाब दिया, हमारे शाही रक्षक के कई जनरलों को युवरागी ने ही पदोन्नत किया था। युवरागी ने हमसे युवराज की रक्षा करने को कहा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से हमें युवरागी की भी रक्षा करनी होगी। हालांकि हम नहीं जानते कि क्या हुआ। शादी के बाद से युवरागी बीमार पड़ गई हैं और हमने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। क्या यह नहीं कहा गया था कि इस बार युवरागी हमारे साथ यात्रा करेंगी? नव्या ने पूछा। हाँ, हम कुछ दिन पहले ये खबर जाने बिना ही रवाना हुए थे। रास्ते में हमें पीछे से इसके बारे में पता चला, जिससे हम काफ़ी हद तक चकित रह गए। फैंक्सी ने बात करते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। युवरागी एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। दक्षिण शांति का यह मिशन एक बहुत बड़ी घटना है और युवरागी अभी भी युवराज के अकेले होने को लेकर चिंतित हैं। वह हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए साथ आना चाहती हैं। नव्या ने अपने होठों के कोने उठाए। फैंक्सी सही कह रहा है। अगर यह श्रृंखला ऑफ इवेंट्स नहीं हुई होती तो चीज़ें निश्चित रूप से इसी तरह से सामने आती। हर कोई जानता है कि वह मयंक के दिल की रक्षा कर रही है। जब हमारी युवरागी आ जाएंगी, यदि आप वास्तव में उनसे मिलना चाहती हैं तो मैं आपके लिए उनसे अनुरोध करूंगा। फैंक्सी ने नव्या से कहा, आपने आज बाइकातान के बाहर हमारी मदद की थी। नव्या धीरे से हंसी। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैंने आपकी मदद की? बेशक, हम दिनों तक चकित रहे, एक खाली ताबूत के साथ स्वर्ग नगर पहुंचे। ये बहुत शर्मनाक है, फैंक्सी ने कहा। उसकी आवाज़ में निराशा का भारीपन था। नव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वैसे तो फैंक्सी सच में पहले की तरह ही नासमझ है। जनरल फैंग, मुझे लगता है कि मैंने शायद आपको नुकसान पहुंचाया है। नव्या हंसी। जब आपको किसी विदेशी भूमि पर राजनयिक मिशन पर भेजा जाता है तो ताबूत वास्तव में उत्तरी साम्राज्य की प्रथा है और दक्षिण शांति इसे समझ सकती है। लेकिन अगर ताबूत खाली है तो इसका कुछ मतलब है। क्या समस्या है? उत्तरी साम्राज्य ने ये जानबूझकर किया, नव्या ने गंभीर आवाज में कहा। दक्षिण शांति ने पहले ही उत्तरी साम्राज्य के उसके रीति रिवाज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उत्तरी साम्राज्य ने जानबूझकर ऐसा किया। स्वाभाविक रूप से दक्षिण शांति इससे नाखुश है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण शांति में ये चीज़ें वर्जित हैं। ताबूतों को कभी भी मुख्य सड़कों से शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन आप सीधे अंदर चले गए। फैंक्सी लंबे समय तक वहीं सन खड़ा रहा, इससे पहले कि उसे होश आया। वह सोच रहा था कि नव्या उनकी मदद कर रही है और उन्हें मूर्ख नहीं बनने दे रही है, लेकिन अब जब नव्या ने ये कहा तो उसे लगा कि जो उन्हें मूर्ख समझ रहा था वह नव्या ही थी। जनरल फैंग, ऐसे में क्या आप अभी भी मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं? नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराते हुए फैंक्सी से पूछा। तुमने मुझे धोखा दिया। फैंक्सी ने निराशा में चिल्लाते हुए नव्या को गुस्से से भरे चेहरे से घूरा। कोई पॉपअप विज्ञापन वेबसाइट नहीं। नव्या अभी भी मुस्कुरा रही थी। फैंक्सी हमेशा से एक सीधा साधा इंसान रहा था। उसकी खुशी और गम हमेशा साफ दिखाई देते थे और वह कभी दिखावा नहीं करता था। अगर वह नाखुश था तो वह नाखुश था। तुम अभी भी हंस रहे हो। तुम पहले से ही जानते थे कि ताबूत खाली था, लेकिन तुमने जानबूझकर इसे खोला ताकि दक्षिण शांति के सभी लोग इसे देख सकें, है ना? फैंक्सी को आखिरकार समझ आ गया कि माजरा क्या है। हाँ, नव्या ने सिर हिलाया। मैंने सुना है कि यह वास्तव में तुम्हारी युवरागी का हस्तलिखित आदेश था, इसलिए मैं काफ़ी नाखुश हूँ। मैं उनकी इतनी प्रशंसा करती हूँ और उन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ किया। ये वास्तव में नीच है। फैंक्सी का ध्यान तुरंत भटक गया और उसने जल्दी से अपनी युवरागी का बचाव करते हुए कहा, यह सच है कि यह युवरागी का फरमान था, लेकिन यह जरूर कामिनी ने किया होगा। युवरागी इतनी बुरी नहीं है। केवल कामिनी ही दक्षिण शांति को नाराज करने के लिए ताबूत जैसी अशुभ चीज का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकती है। फैंक्सी ने आक्रोश में बात की और कामिनी के प्रति काफी असंतोष व्यक्त किया। ओह, वह कौन है? नव्या का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने शांति से पूछा। फैंक्सी ने कहा, हमारी उत्तरी साम्राज्य की राजकुमारी। उफ, मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया होगा। मैं अब वापस जा रहा हूँ देवियों, जब तक हम फिर न मिलें। फैंक्सी को बाद में एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया है। उसने नव्या और तन्वी की ओर हाथ हिलाया और बग्घी की दिशा में चलने के लिए मुड़ गया। नव्या ने उसे नहीं रोका। उसने फैंक्सी को जाते हुए देखा, इससे पहले कि उसने तन्वी को नारायण हवेली की ओर खींच लिया। तन्वी ने उस दिशा में पीछे मुड़कर देखा जहां से फैंक्सी गया था और धीरे से कहा, नौवीं बहन, क्या यह आदमी ज्यादा समझदार नहीं है? फुट। नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम्हें ये बात अब समझ आई? तन्वी हंसे बिना नहीं रह सकी। तुम कितनी नटखट हो। तुमने कुछ सवाल पूछे और उसने अपने सारे राज तुम्हारे सामने खोल दिए।
वह थोड़ा सीधा साधा है, वह लीक से हटकर नहीं सोच सकता, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वही जवाब देगा जो तुम पूछोगी, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन नौवीं बहन, तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? तन्वी ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तरी साम्राज्य का दूत आ रहा है, तो शायद हमें उससे मिलने का मौका मिल जाए। इसके बारे में पहले से ज्यादा जानना क्या अच्छी बात नहीं होगी? नव्या ने पलकें झपकाईं। तन्वी कोमलता से मुस्कुराए। वह जानती थी कि नव्या के अपने कारण हैं, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। नव्या ने तन्वी के माथे की ओर इशारा किया और पूछा, क्या ये दर्द कर रहा है? तन्वी ने अपने माथे को छुआ, अपना सिर हिलाया और कहा, अब दर्द नहीं हो रहा है। जनरल फैंग ने मेरे माथे पर कुछ दवा पाउडर लगाया था और अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। हालांकि जब उसने दवा पाउडर लगाया तो वह ठीक मेरे सामने खड़ा था, जिससे मुझे सच में बहुत डर लगा। अभी की घटना को याद करते हुए तन्वी को अभी भी अवाक महसूस हो रहा था। उसने कभी किसी पुरुष को इस तरह खुलेआम किसी महिला के इतने करीब आते नहीं देखा था, और फिर भी वह वास्तव में बहुत गंभीरता से उसके माथा पर दवा लगा रहा था। भले ही वह गुस्सा होना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। वह बहुत ज्यादा सीधा है। तुमने खुद कहा कि वह ज्यादा समझदार नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तन्वी निःशब्द रह गई। ये देखते हुए कि वह ज्यादा समझदार नहीं था, उसने उसे माफ करने का फैसला किया। क्या ललिता तुम्हारे साथ नहीं थी? और क्या शांगुआनयान वह नहीं था जो तुम्हें वापस लाया था? वे कहाँ हैं? नव्या ने एक पल सोचने के बाद फिर से पूछा। ललिता ने मुझे छोड़ दिया और भाग गई, और जहां तक युवा मास्टर शांगुआन की बात है, तन्वी की आंखें नम हो गईं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। नव्या ने आह भरी, वह बेवकूफ शांगुआनयान। निहारिका की ईर्ष्या और जाह्नवी की चाल। नव्या और तन्वी नारायण हवेली लौटे और वीरान आंगन की ओर बढ़ गए। कोई पॉपअप विज्ञापन वेबसाइट नहीं। उनके जाने के बाद गलियारे की दूसरी तरफ से मान्या बाहर आए और उनकी जाती हुई आकृतियों को देखा। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकल रही थीं। एक दासी ने फुसफुसा कर कहा, मिस, क्या वे चौथी मिस और नौवीं मिस नहीं हैं? मान्या ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? क्या मैंने इसे नहीं देखा? तुम इतनी ताक झांक क्यों कर रही हो? मैं जाह्नवी बहन के पास जा रही हूँ, मान्या ने गुस्से में कहा, फिर मुड़ी और दूसरे रास्ते पर चली गई। दासी को बहुत ज्यादा बोलने के लिए खुद पर गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह पीछे पीछे चली गई। मान्या उदामन से जाह्नवी के आंगन में पहुंची, दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और बेहद परेशान दिखाई दी। दासी ने दरवाज़ा खोला और मान्या को कमरे के अंदर ले गई, जिसके बाद जाह्नवी ने बाकी सबको जाने के लिए कह दिया। मान्या के पीले पड़े चेहरे को देखकर जाह्नवी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी पीली क्यों दिख रही हो? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे कौन से घटिया तरीके सिखाए? मैंने मैडम शांगुआन का पक्ष नहीं जीता, बल्कि इसके बजाय उस छोटी कमीनी तन्वी को फायदा हुआ। मान्या बहुत गुस्से में थी। आज शांगुआन हवेली में उसकी पूरी तरह से बेइज्जती हुई थी। गुस्सा मत करो, मुझे बताओ क्या हुआ? जाह्नवी ने अच्छे स्वभाव से मुस्कुराते हुए कहा, आओ और बैठ जाओ और मुझे धीरे धीरे बताओ। मान्या गुस्से में चलते हुए आई, बैठ गई और फिर अपना हाथ मेज पर पटकते हुए बोली, मैंने वह सब किया जो तुमने कहा था। क्या तुम जानती हो कि मुझे नाटक करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? लेकिन क्या तुम जानती हो, वे सब मुझे नज़रअंदाज करते हैं, वे सिर्फ तन्वी को देखते हैं। तन्वी की पृष्ठभूमि बहुत खराब है और वह मुझसे ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, तो फिर उसे मुझसे ज़्यादा प्राथमिकता क्यों मिल रही है? मुझे यह मंजूर नहीं है। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि जब तक मैं कमज़ोरी दिखाऊंगी, नव्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? लेकिन देखो ये सब कैसे अंत हुआ। जाह्नवी बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुई और उसने बस इतना कहा, गुस्सा मत करो। उनसे निपटते समय हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम जल्दबाजी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूँ? तुम नव्या को बिल्कुल नहीं हरा सकती हो। तुम बस मुझे नव्या से निपटने में तुम्हारा साथ देने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही हो, मान्या ने निराशा में कहा। मान्या, समझदारी से काम लो, जाह्नवी ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। ध्यान से सोचो, क्या तुमने नव्या के हाथों कम नुकसान उठाया है? क्या तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती हूँ? वरना तुम हमेशा नव्या की हारी हुई प्रतिद्वंद्वी बनी रहोगी। लेकिन तुम्हारे तरीके भी काम नहीं आए, मान्या ने निराशा में कहा। क्या तुम जानती हो कि आज मैं कितनी शर्मिंदा थी? मैंने शांगुआनयान के परिवार को खुश करने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घृणा की दृष्टि से देखा। उन्होंने नव्या को अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्होंने तन्वी को भी पसंद किया, जो नव्या के साथ अच्छे संबंधों में थी। जहां तक मेरी बात है, मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की हो, मैं उनकी नज़रों में सिर्फ एक जोकर थी। मान्या जब भी इसके बारे में सोचती, उसके सीने में जकड़न महसूस होती। उसने सोचा था कि नव्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन देखो क्या हुआ।
शांगुआनयान और तन्वी वास्तव में एक दूसरे को जानते थे। निराश मत हो, हमारे पास अभी भी मौका है। जाह्नवी शांत रही और बिना गुस्सा किए मान्या को आश्वस्त किया। मान्या ने मुंह बनाया और कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे वास्तव में शांगुआनयान पसंद है, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। और मुझे लगता है कि वह शायद तन्वी को पसंद करता है। इसके बारे में सोचकर ही मान्या को अत्यधिक निराशा महसूस हुई। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारे पास मौका है, जाह्नवी ने उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मान्या की निराशा कुछ हद तक दूर हो गई, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? दरवाजे की ओर देखते ही जाह्नवी की आंखें ठंडी हो गईं। मिस, मैं हूँ, लियांगजिया, दरवाजे पर खड़ी दासी ने जवाब दिया। जाह्नवी ने तब अपने चेहरे के भाव नर्म किए और जवाब दिया, अंदर आ जाओ। मान्या ने जाह्नवी को आश्चर्य और संदेह की दृष्टि से देखा। अभी कुछ देर पहले उसे जाह्नवी से अचानक डर लगने लगा था। वह ठंडी जाह्नवी निश्चित रूप से वह जाह्नवी नहीं थी जिसे वह जानती थी। लियांगजिया ने दरवाज़ा खोला और अंदर आई, सम्मानपूर्वक जाह्नवी के पास गई, एक घुटने के बल बैठी और उसे एक पत्र पेश किया। ये जियान परिवार से एक पत्र है, कृपया एक नज़र डालें, मिस। जाह्नवी ने पत्र लिया, उसे खोला और उसकी सामग्री पढ़ी। इसे किसने भेजा है? जाह्नवी ने पत्र को दूर रखा, उसे मोमबत्ती की रोशनी में पकड़ा, उसे जलाया और अपने बगल के अंगीठी में फेंक दिया। मिस, यह मिस जियान की दासी द्वारा दिया गया था, लियांगजिया ने जवाब दिया। मान्या ने उत्सुकता से पूछा, मिस जियांग, पांचवी बहन, क्या आपका मिस जियांग के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध है? जाह्नवी ने मान्या की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस जियांग ने मुझे तारा महल में एक सभा में आमंत्रित किया है। क्या तुम भी आना चाहोगी? तारा महल? मान्या की आंखें चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सावधानी से पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? बेशक, चलो अब चलते हैं। जाह्नवी उठी और तुरंत वहां से चली गई। लियांगजिया ने उनमें से प्रत्येक के लिए एक काला लबादा तैयार किया। जब उन्होंने इसे पहना तो वे अंधेरे में बहुत ध्यान देने योग्य नहीं थे। वे नारायण हवेली के साइड गेट से निकले, एक गाड़ी में चढ़े और तारा महल की ओर चल दिए। जब वे अभी भी रास्ते में थे तो मान्या पूछने से खुद को नहीं रोक पाई, पांचवी बहन, क्या तुम और मिस जियांग अच्छे दोस्त हो? मान्या हमेशा जाह्नवी को उसकी पीठ पीछे उसके असली नाम से बुलाती है, लेकिन अब जब वह शांगुआनयान से शादी करने में मदद के लिए जाह्नवी पर निर्भर है तो वह जाह्नवी के प्रति बहुत विनम्र है। जाह्नवी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं है, मुझे लगता है। वाह, मान्या ने ईर्ष्या से कहा, मैंने सुना है कि जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी न केवल सुंदर है, बल्कि अत्यधिक कुशल भी है। अब जब वह संप्रदाय से वापस आ गई है तो वह शायद फिर कभी नहीं जाएगी। एक संप्रदाय से आने के बारे में सोचकर ही मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। जाह्नवी बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराए। वर्तमान 5 राज्यों में शाही शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन संप्रदायों का सबसे अधिक सम्मान है। संप्रदाय अपने अपने राष्ट्रों के लिए अनगिनत प्रतिभाएं पैदा करते हैं और अधिकांश उच्च स्तरीय साधक उन्हीं से आते हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रमुख संप्रदायों का अस्तित्व लंबे समय से शाही दरबार को पार कर गया है। दरबार देश पर शासन कर सकता है और दुनिया पर राज कर सकता है, फिर भी यह संप्रदायों के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन है। जिन क्षेत्रों में संप्रदाय स्थित हैं, उन्हें जियांगहू मार्शल आर्ट की दुनिया भी कहा जा सकता है। हालांकि जियांगहू शाही दरबार के समान नहीं है, लेकिन अगर यह वास्तव में अराजकता में गिर जाता है तो पूरी दुनिया भी निश्चित रूप से अराजकता में गिर जाएगी। 5 राज्यों में अनगिनत मार्शल आर्ट संप्रदाय हैं, लेकिन केवल सबसे शक्तिशाली संप्रदायों को ही संप्रदाय कहा जा सकता है। जियांग कियान का संप्रदाय जुआनटियन संप्रदाय है, जो दुनिया के 3 महान संप्रदायों में से एक है। जाह्नवी और जियांग कियान कभी नहीं मिले थे, लेकिन ली तियान एर ने कुछ बार दौरा किया था और अपनी बातचीत में जियांग कियान का उल्लेख किया था। जाह्नवी मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि जियांग कियान अब उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हालांकि अगर जियांग कियान का लक्ष्य नव्या से निपटना है तो उसे जियांग कियान के साथ सहयोग करने में खुशी होगी, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है। जहां तक बाकी की बात है, जाह्नवी को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर कोई संप्रदाय से आता है? इस विशाल स्वर्ग नगर में एकमात्र विश्वसनीय शक्ति शाही शक्ति है, संप्रदाय नहीं। मान्या अभी भी उसकी अंतहीन प्रशंसा कर रही थी, वह वास्तव में जियांग कियान की प्रशंसा करती थी। जाह्नवी ने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक कि गाड़ी नहीं रुकी और वे तारा महल नहीं पहुंच गए। तारा महल में बैठक। मिस, हम पहुंच गए, लियांगजिया ने सम्मानपूर्वक कहा। मान्या और जाह्नवी को गाड़ी से उतरने के लिए आमंत्रित किया। मान्या ने ऊपर देखा और अंतहीन प्रतीत होने वाले तारा महल को देखा और आश्चर्य से चिल्लाई, वाह, तारा महल, मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। तारा महल बादलों में ऊंचा उठता है और स्वर्ग नगर का एक बेहतरीन नज़ारा है।
वह लंबे समय से आना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसे लाने को तैयार नहीं था और उसने खुद भी आने की हिम्मत नहीं की। जाह्नवी ने मान्या की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और केवल इतना ही कहा, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। मान्या ने बार बार सिर हिलाया। उसे याद आया कि जियांग कियान अभी भी इंतजार कर रही थी। जाह्नवी ने कुछ और नहीं कहा और मान्या के साथ तारा महल में चली गई। जियांग कियान ने 9वीं मंजिल पर एक निजी कमरा बुक किया था। जाह्नवी और मान्या सीधे 9वीं मंजिल पर गईं और उस निजी कमरे का दरवाजा खटखटाया जहां जियांग कियान थी। दासी ने उनके लिए दरवाज़ा खोला, फिर चली गई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। जियांग कियान शालीनता से बैठी थी, जाह्नवी और मान्या को देख रही थी। एक पल के अवलोकन के बाद वह थोड़ी मुस्कुराई और बोली, यह ज़रूर 5वीं मिस होगी, है ना? और ये? मान्या को पता था कि जियांग कियान उसी के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने जल्दी से समझाने की पहल की। नमस्ते मिस जियांग, मैं मान्या हूँ, 5वीं बहन की 8वीं बहन। 8वीं मिस? जियांग कियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, आओ और बैठ जाओ। मान्या खुशी खुशी वहां गई और बैठ गई। जियांग कियान को काफ़ी देर तक घूरने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, मैंने मिस जियांग की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है और आज आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पहले मैं आपके नाम का जाम उठाती हूँ। जैसे ही मान्या ने बात की, वह जियांग कियान के नाम का जाम उठाने के लिए शराब का गिलास उठाने का इंतजार नहीं कर सकी। जाह्नवी मान्या के व्यवहार पर निःशब्द थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। इस समय जियांग कियान ने भोजन और शराब की एक मेज तैयार की थी, लेकिन केवल 2 सेट बर्तन थे। मान्या ने उसका सेट इस्तेमाल किया, इसलिए उसे मुड़कर दूसरा सेट लेना पड़ा। मान्या से निपटते समय जियांग कियान ने जाह्नवी की हरकतों को ध्यान से देखा। जाह्नवी बहुत समझदार है, वह ज़रूर एक चतुर व्यक्ति होगी। क्या मिस वो को इस बात का आश्चर्य है कि मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया? जियांग कियान ने एक भौं उठाए और जाह्नवी से पूछा। जाह्नवी थोड़ी मुस्कुराई। ये वास्तव में थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन मिस जियांग द्वारा आमंत्रित किया जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप दोनों बहनें बहुत बातूनी हैं, जियांग कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मुझे आश्चर्य है कि 5वीं मिस और 8वीं मिस यहाँ क्यों आई हैं? उसने केवल जाह्नवी को आमंत्रित किया था, लेकिन जाह्नवी अपने साथ मान्या को भी ले आए। उसका लक्ष्य भी हमारे जैसा ही है, तो उसे साथ लाने में क्या हर्ज है? जाह्नवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस जियांग, अगर आप जाह्नवी से कुछ भी कहना चाहती हैं तो बस कह दें। मान्या एक तरफ से चुपचाप सुनेगी और हमें परेशान नहीं करेगी। जाह्नवी ने मान्या की ओर देखा, जो जानती थी कि जाह्नवी का क्या मतलब है, और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं चुप रहूंगी और आपको परेशान नहीं करूंगी। कृपया जो भी कहना चाहें कहें। कितनी आज्ञाकारी है। जियांग कियान धीरे से हंसी। अगर मेरी मूर्ख दूसरी बहन 8वीं मिस की आधी भी चतुर होती तो उसे कुमुद दावत में अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जाह्नवी आह भरे बिना नहीं रह सकी। कृपया हमारी संवेदना स्वीकार करें मिस। उस दिन हम भी मौजूद थे। ये वास्तव में एक अचानक हुई घटना थी। भूल जाए, आपको मुझे सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी की अपनी किस्मत होती है। शायद दूसरी बहन की किस्मत वही थी जो उसके भाग्य में लिखी थी। जियांग कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो काम पर वापस आते हैं। मैंने आज आपको यहाँ जिस कारण से आमंत्रित किया है वह बहुत सरल है, नव्या से निपटने के लिए। नव्या से कैसे निपटा जाए? जाह्नवी की भौहें फड़क उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग कियान इतनी सीधी होगी। मान्या भी हैरान रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि जाह्नवी उसे अपने साथ ले आए। पता चला कि जियांग कियान भी नव्या से निपटने वाली थी। नव्या के इतने सारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? इस पर विचार करने के बाद जाह्नवी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मिस जियांग, क्या आपके पास पहले से ही कोई अच्छी योजना है? जियांग कियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास है। मिस मजाक कर रही हैं, जाह्नवी ने कड़वाहट से कहा। नव्या का कौशल असाधारण है। मैं उसकी हारी हुई प्रतिद्वंद्वी हूँ। उसने मुझे चाकू मारा और मेरी जान जाते जाते बची। इसके अलावा उसके पास राजकुमार शौर्य का संरक्षण और दुलार है। मेरे पास वास्तव में उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। जियांग कियान हंसी और बोली, क्या तान्या तुम्हें ढूंढती हुई नहीं है? जाह्नवी ने भौहें सिकुड़ी। जियांग कियान को कुछ उलझन से देख रही थी। तान्या की उसे ढूंढने की कोशिश का इस मामले से क्या लेना देना था? उसकी उलझन को देखकर जियांग कियान मुस्कुराए और बोली, तान्या और मैंने एक समझौता किया है। वह नव्या से निपटेगी और मैं राजकुमार शौर्य से निपटूंगी। कल राजकुमार शौर्य पश्चिमगढ़ को जीतने के लिए निकलेंगे। बेशक वह कभी वापस नहीं आएंगे। तुम राजकुमार शौर्य से निपटने वाली हो? जाह्नवी चौंक गई। तुम युद्ध के मैदान में अपनी चाल चलने वाली हो। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरी क्या योजना है। जियांग कियान धीरे से हंसी। संक्षेप में, एक बार राजकुमार शौर्य के जाने के बाद अगली व्यक्ति जिसे खत्म किया जाना है वह नव्या है। जाह्नवी धीरे धीरे शांत हुई और उसने पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो?
तुम इसे कैसे करती हो ये तुम पर निर्भर है, जब तक कि तुम नव्या से छुटकारा पा सको। जियान कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। तान्या निश्चित रूप से तुमसे नव्या से निपटने के लिए कहेगी, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरे साथ, जियान कियान के साथ सहयोग कर रही हो, न कि तान्या के साथ। जाह्नवी तब समझ गई, जियान कियान उसे जीतने की कोशिश कर रही है और जियान कियान उसे तान्या के साथ कोई भी सहकारी संबंध रखने की अनुमति नहीं देगी। तान्या पहले भी उससे कई बार मिलने आ चुकी थी, लेकिन उसने हमेशा गंभीर बीमारी का बहाना बनाया और तान्या से विस्तार से कुछ नहीं कहा, इसलिए सहयोग की कोई संभावना नहीं थी। मिस, अगर मैं आपके साथ सहयोग करती हूं तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? जाह्नवी ने इसे समझने के बाद थोड़ी मुस्कान के साथ पूछा। लाभ? जियान कियान धीरे से हंसी। तुम्हें क्या लाभ चाहिए? अभी तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा शायद 5वें राजकुमार से शादी करने की है ना? जाह्नवी के चेहरे के भाव बदल गए। जियान कियान ने ठंडेपन से कहा, मैं तुम्हें बता दूं, अगर नव्या नहीं मरती है तो 5वां राजकुमार अपना विचार बदल देगा। तुम बकवास कर रही हो, जाह्नवी ने आक्रोशित होकर कहा। जब भी विद्युत का जिक्र होता था वह शांत नहीं रह पाती थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं? जियान कियान जोर से मुस्कुराए। उत्तेजित मत हो, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। अगर नव्या मर जाती है तो कोई भी तुम्हें अब धमकी नहीं दे पाएगा। कोई ऐसा काम क्यों करेगा जिससे उसे कोई लाभ ना हो? जाह्नवी ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। लाभ? जियान कियान ने जाह्नवी की ओर देखा और कहा, अगर तुम वास्तव में नव्या को मार देती हो तो मैं गारंटी दूंगी कि तुम्हारी और 5वें राजकुमार की शादी 1 महीने के भीतर हो जाएगी। कैसा रहेगा? मुझे विश्वास नहीं होता, जाह्नवी ने अपना सिर हिलाया। जियान कियान के पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? जियान कियान थोड़ी मुस्कुराए, उसने एक खाली विवाह प्रमाण पत्र निकाला, उसे खोला और जाह्नवी से कहा, क्या शाही मुहर लगा हुआ ये पर्याप्त नहीं है? जाह्नवी सन रह गई। जियान कियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है कि तुम अपनी बहन को साथ लाए हो। वह इसकी गवाह हो सकती है। जब तक नव्या मर जाती है यह विवाह प्रमाण पत्र तुम्हारा हो जाएगा। साजिश और एक अप्रत्याशित गवाह। क्या शाही मुहर लगा एक खाली विवाह प्रमाण पत्र आपकी 5वें राजकुमार के साथ शादी नहीं करा सकता? जियान कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, यदि आपकी अन्य शर्तें हैं तो मैं उनसे सहमत हो सकती हूँ। पूरी कहानी पढ़ें। नव्या से छुटकारा पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। जियान कियान ने धीरे से विवाह प्रमाण पत्र वापस रखा और जाह्नवी की ओर देखा। जाह्नवी ने अपनी मुट्ठी भींची, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। जैसे ही राजकुमार शौर्य कल स्वर्ग नगर से निकलेंगे मैं नव्या से निपटना शुरू कर दूंगी। मैं निश्चित रूप से उससे छुटकारा पाने की योजना बनाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे शुभ समाचार का इंतजार करूंगी। जियान कियान जोर से मुस्कुराए, उसकी मुस्कान मनमोहक थी। जाह्नवी उठ खड़ी हुई, विदा लेने का इरादा रखती थी, लेकिन दरवाजे से एक आवाज़ आई। क्या हुआ? जियान कियान ने पूछा। कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, दासी ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया और बाहर का व्यक्ति अंदर घुस आया। दासी उसके पीछे पीछे अंदर आई, लेकिन आगंतुक को भगाने में असमर्थ होने के कारण वह केवल उसके पीछे खड़ी रह सकी और जियान कियान के निर्णय का इंतजार करने लगी। जब मान्या ने देखा कि यह कौन था तो वह डर के मारे उछल पड़ी और जाह्नवी के पीछे छिप गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नव्या से निपटने के लिए। नमन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहनें वास्तव में एक दूसरे को मार डालेंगी। बड़े भाई, मान्या का चेहरा पीला था और जाह्नवी के पीछे छिपते हुए वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। जाह्नवी शांत रही। उसने जियान कियान की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया, दासी को जाने का आदेश दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नमन का चेहरा भी बेहद बदसूरत था। वह आज थोड़ा देर से घर लौटा था। जब वह तारा महल के पास से गुजरा तो उसने नारायण परिवार की गाड़ी से 2 जानी पहचानी आकृतियों को उतरते देखा। इस डर से कि मान्या को धोखा दिया गया है, उसने ये देखने के लिए उनका पीछा किया कि क्या चल रहा है। जाह्नवी और मान्या के निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद वह उनकी बातचीत सुनने के लिए अगले निजी कमरे में गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि अगर यह सिर्फ एक सामान्य सभा थी तो वह बस सुनेगा और जाने देगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे नव्या को मारने की साजिश रच रहे थे। नमन वास्तव में क्रोधित था। वह नव्या से उन पर नरमी बरतने के लिए कह रहा था, लेकिन अंत में नव्या ने उन पर दया दिखाई। लेकिन नव्या पर किसने दया दिखाई थी? नमन को शर्म आ रही थी। वह शर्मिंदा था क्योंकि नारायण परिवार में बहुत कम लोग थे जो वास्तव में नव्या की परवाह करते थे। वास्तव में उनमें से कुछ तो नव्या की मौत भी चाहते थे। मुझे बड़ा भाई मत बुलाओ, मेरी तुम्हारे जैसी क्रूर बहन नहीं है। मान्या की आवाज़ सुनकर नमन की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। नमन से डांट खाने के बाद मान्या को बहुत बुरा लगा। ये नारायण परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। जियान कियान थोड़ी मुस्कुराए और उसने नमन को ऊपर से नीचे तक देखा।
नमन ने जियांग कियान को ठंडी नज़र से देखा और कहा, मिस जियांग, आप बहुत बड़ी साजिशें करता हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमारी 9वीं बहन ने आपको नाराज़ करने के लिए क्या किया कि आपको ऐसे क्रूर उपायों का सहारा लेना पड़ा। बेशक हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। जियांग कियान ने अपने हाथ फैलाए। उसने मेरी तीसरी बहन को अपाहिज कर दिया और मेरी दूसरी बहन की जान ले ली। मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ? भले ही आप उससे निपटना चाहें, यह आपका मामला है। नारायण परिवार को इसमें घसीटने का क्या मतलब है? नमन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, फिर मान्या की ओर मुड़कर बोला, मान्या, मेरे साथ वापस चलो। वह जाह्नवी को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन वह मान्या को नियंत्रित कर सकता था। उसे जाह्नवी को अपने साथ ले जाने की उम्मीद नहीं थी, वह बस मान्या को दूर ले जाना चाहता था। उनके वापस जाने के बाद वह मान्या को अच्छी तरह से समझाएगा और वह उसे ऐसी गलती नहीं करने दे सकता। मान्या ने नमन की ओर देखा, फिर जाह्नवी की ओर। उसने मुंह बनाया और अपना सिर हिलाया। मेरे साथ चलो। नमन आगे बढ़ा और मान्या को जाह्नवी के पीछे से बाहर खींच लिया। नमन ने मान्या को बाहर खींचा और फिर उसे दरवाजे की ओर खींच ले गया। पूरी कहानी पढ़ें। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। मान्या घबरा गई और उसने हताशा में संघर्ष किया, अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की। वह बिल्कुल भी नमन के साथ नहीं जाना चाहती थी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। नमन ने ठंडेपन से कहा, बहस की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। पांचवी बहन, मुझे बचाओ। पांचवी बहन, मुझे बचाओ। मान्या नमन जितनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह केवल जाह्नवी से मदद की भीख मांग सकती थी। उसने जाह्नवी की ओर देखा और बार बार अपना सिर हिलाया। वह नमन द्वारा वापस नहीं घसीटी जाना चाहती थी। जाह्नवी जल्दी से आगे आए और नमन को रोका। बड़े भाई, क्या आप मान्या को बस इसी तरह ले जाएंगे? जाह्नवी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वरना क्या, उसे यहाँ रहने दून और तुम्हारे साथ मूर्खतापूर्ण काम करने दून? जाह्नवी की ओर देखकर नमन आग बबूला हो गया। उसे लगा था कि जाह्नवी दयालु और सौम्य है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सुंदर उपस्थिति के नीचे एक ऐसा शातिर और गंदा दिल छिपा होगा। जाह्नवी की भौहें फड़क उठीं, फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बड़े भाई, चूंकि आपने ये सुना है, तो क्यों न आप बैठ जाएं और हम अच्छी तरह से बात करें। बात करें? हमें किस बारे में बात करनी है? नमन ने चिढ़ते हुए कहा। जाह्नवी, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं मान्या को तो नियंत्रित कर सकता हूँ, है ना? अगर तुम नव्या से निपटना चाहती हो तो ये तुम्हारा मामला है। मान्या को अपने साथ घसीटने के बारे में सोचना भी मत। जाह्नवी ने उपहास किया, नव्या ने तुम्हें क्या लाभ दिए हैं? तुम उससे निपटना भी नहीं चाहते। मत भूलो, तुम्हारी बुआ की वर्तमान दुर्दशा नव्या की ही गलती है। यह नव्या ही थी जिसने तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी शाखा को उसकी सत्ता से वंचित कर दिया, और यह नव्या ही थी जिसने तुम्हारे दूसरे भाई निपुण, उस नाजायज बेटे का समर्थन किया ताकि वह सत्ता संभाल सके। क्या तुम सच में मूर्ख हो या सिर्फ भ्रमित होने का नाटक कर रहे हो? नमन क्रोधित था। हम सब एक परिवार हैं, हमें तुम्हारे कहे अनुसार चीजों को इतना स्पष्ट क्यों करना है? क्या यह अच्छा नहीं है कि आंटी गंगा हवेली का इतने अच्छे से प्रबंधन करती हैं? मेरे दूसरे भाई का व्यवसाय इतना सफल होने में क्या गलत है? केवल तुम्हारे जैसे लालची लोगों के मन में ही ऐसे टेढ़े विचार आते हैं। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जाह्नवी ने कड़वाहट से कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ। नमन ने ठंडेपन से कहा। जाह्नवी के साथ उलझने का उसका कोई इरादा नहीं था। बाहर निकलना चाहते हो? जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। यद्यपि नमन एक सैन्य जनरल है, फिर भी उसकी साधना का स्तर जाह्नवी जितना ऊंचा नहीं है। भले ही जाह्नवी की शक्ति अब कमज़ोर हो गई है, लेकिन नमन शायद उसका सामना न कर पाए। जब नमन ने देखा कि जाह्नवी उसे जाने नहीं देगी, तो उसने मान्या को पकड़ लिया और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की। जब जाह्नवी ने देखा कि वह गंभीर है, तो उसने नमन से लड़ना शुरू कर दिया। नमन ने मान्या को एक तरफ धकेल दिया और जाह्नवी से खाली हाथ लड़ना शुरू कर दिया। जाह्नवी का कौशल कमज़ोर हो गया था और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। नमन के साथ कुछ राउंड लड़ने के बाद वह पहले से ही संघर्ष कर रही थी। जियांग कियान एक तरफ खड़ी थी, चुपचाप इस भव्य तमाशे को देख रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। बड़े भाई, पांचवी बहन, कृपया रुक जाए। मान्या किनारे से देखते हुए चिंतित थी। हालांकि वह नमन के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि वे लड़ें। नमन ने अपनी हथेली से वार किया और जाह्नवी को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह एक फूल के स्टैंड से जा टकराए। स्टैंड पर रखा बोनसाई जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। जाह्नवी संघर्ष करते हुए उठी। उसने नमन को घूरते हुए देखा और चुनौती देते हुए बोली, अगर मैं नव्या द्वारा घायल न हुई होती तो तुम मेरे सामने कैसे टिक पाते? नमन ने उसे नज़रअंदाज किया और मान्या की ओर मुड़ते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम अभी तक नहीं गई? मान्या ने मुंह बनाया और आज्ञाकारी रूप से नमन की ओर चल पड़ी, उसके साथ जाने के इरादे से। तभी जियांग कियान अचानक आगे बढ़ी।
वह घूमी और पल भर में नमन के सामने आ गई। हत्या और साजिश। इससे पहले कि नमन कुछ समझ पाता, उसके माथे पर एक थप्पड़ पड़ा। धड़ाम। नमन उछलकर दूर जा गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। जियान कियान नीचे बैठी नमन के मुंह और नाक को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और जाह्नवी की ओर मुड़कर बोली, क्या तुम अभी तक ये नहीं करने वाली हो? जाह्नवी की आंखें बदल गईं और उसे जियान कियान के विचार तुरंत समझ में आ गए। उसने अपने दांत पीसे, एक खंजर निकाला और उनकी ओर चल पड़ी। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मान्या ने जल्दी से जाह्नवी को पकड़ लिया। पूरी कहानी पढ़ें। उसे छोड़ दो। जाह्नवी की आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। अगर वह नहीं मरेगा तो हम मरेंगे। वह मेरा भाई है। मान्या ने जाह्नवी से विनती की, डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जाह्नवी ने मान्या को एक तरफ धकेल दिया, नमन के पास कुछ कदम आगे बढ़ी, दांत पीसे और खंजर नमन के सीने में घोंप दिया। नमन कांप उठा, लेकिन वह पूरी तरह से जियान कियान के नियंत्रण में था और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जियान कियान ने उपहास किया और नमन के मुंह और नाक को और भी कसकर ढक लिया, ताकि नमन मदद के लिए एक आवाज भी न निकाल सके। बड़े भाई। मान्या रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई, ये जानते हुए कि अब इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। जाह्नवी के हाथ कांपने लगे। नमन की नफरत भरी आंखों को देखकर उसने दांत पीसे और भी जोर से वार किया। नमन का हाथ कसकर भींच गया, लेकिन फिर धीरे धीरे ढीला हो गया। जियान कियान ने धीरे धीरे अपना हाथ हटाया, उसके सामने पड़े नमन की सांसें अब बंद हो चुकी थीं। बड़े भाई। मान्या घुटनों के बल रेंगती हुई आई, नमन के शरीर पर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। जाह्नवी की जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई, वह एक तरफ गिर गई और कई गहरी सांसें लीं। जियान कियान हंसी और बोली, क्या तुम अभी से डर गई हो? अगर तुमने उसे अभी जाने दिया होता तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। अगर उसने नव्या को बता दिया होता तो राजकुमार शौर्य नहीं जाते और हमारे पास अब कोई मौका नहीं होता। तब बहुत संभव था कि हम ही मरते। मैं जानती हूँ। जाह्नवी ने उदास होकर सिर हिलाया। ये जानना अच्छा है। जियान कियान थोड़ी मुस्कुराए। व्यक्ति पहले ही मर चुका है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब सवाल यह है कि हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए। जाह्नवी ने नमन की ओर देखा, उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें गहरी हो गईं। मुझे पता है क्या करना है, जाह्नवी ने धीरे से कहा। वीरान आंगन। नव्या के वापस आने के बाद वह गोलियां बनाने के लिए आनंद लोक गई। हालांकि उसका गोलियां बनाने का कौशल अभी भी छठे स्तर पर था और वह हमेशा 7वें स्तर से थोड़ी ही कम रह जाती थी। जब शौर्यवर्धन पहुंचे तो वह पहले ही सारी औषधीय जड़ी बूटियां भट्टी में डाल चुकी थी और बस उनके तैयार होने का इंतजार कर रही थी। मैंने कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं तैयार की हैं जो युद्ध के मैदान में आपके काम आ सकती हैं। नव्या ने मुस्कुराते हुए शौर्यवर्धन से कहा। वह स्वाभाविक रूप से शौर्यवर्धन को युद्ध के लिए सीमा पर जाने देने के लिए अनिच्छुक थी और वह बस उनकी हर मुमकिन मदद और समर्थन करने की कोशिश कर सकती थी। शौर्यवर्धन ने हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया और धीरे से कहा, तुमने कड़ी मेहनत की है। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, यह आपके युद्ध के मैदान में जाने से तो कहीं बेहतर है। नव्या ने धीरे से आह भरी। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। उसे अपने बारे में एक बुरा एहसास हो रहा था और उसे उम्मीद थी कि वह सिर्फ ज्यादा सोच रही थी। बस इतना ही काफ़ी है। शौर्यवर्धन ने प्यार से उसके बाल सहलाए और धीरे से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे ही पकड़े रहना चाहता हूँ। जल्दी वापस आना। नव्या ने हाथ बढ़ाकर उन्हें गले लगाया और कहा, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। ठीक है। शौर्यवर्धन की आंखें प्यार से भरी थीं। नव्या ने और कुछ नहीं कहा, बस उनके सहारे टिक गई। इस पल में उनके आलिंगन की सुंदरता की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती थी। इस पल सिर्फ वह और वह थे। एक सेकंड उपन्यास नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। अगले दिन जब नव्या उठी तो दिन काफी चढ़ चुका था। ये याद आते ही कि शौर्यवर्धन आज युद्ध के लिए जा रहे थे, नव्या की नींद तुरंत उड़ गई। मुंह हाथ धोने के बाद उसके पास नाश्ता करने का भी समय नहीं था। वह सीधे हवेली से बाहर निकली और अपने घोड़े पर पूरी गति से पश्चिमी गेट की ओर दौड़ पड़ी। शहर के बाहर पहुंचने पर सेना पहले ही निकल चुकी थी और नव्या केवल उस सेना को देख सकती थी जो पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी, जिससे उसे मन ही मन बहुत झुंझलाहट हुई। कल रात आनंदलोक में शौर्यवर्धन ने दवा बनाने में उसका साथ दिया था। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया उसे नींद आने लगी और वह शौर्यवर्धन की बाहों में ही सो गई और सुबह तक सोती रही। नव्या ने सेना को धीरे धीरे नजरों से ओझल होते देखा और उसके मन में उदासी छा गई। हालांकि आनंदलोक में उसने पहले ही शौर्यवर्धन को अलविदा कह दिया था, लेकिन फिर भी जब उसने उन्हें नहीं देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। कौन जानता है कि इस विदाई के बाद हम फिर कब मिलेंगे। महामहिम के व्यक्तिगत रूप से 1 लाख की सेना का नेतृत्व करके सीमा पर जाने से वे पश्चिमगढ़ के बर्बर लोग बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वे इसी लायक हैं।
उन्होंने हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की हिम्मत की, इसलिए राजकुमार को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। मेरा भतीजा भी इस बार गया है। हर कोई कहता है कि राजकुमार शौर्य के साथ जाने से निश्चित रूप से जीत और सराहनीय सेवा मिलेगी। जब ये दो सेनाएं टकराती हैं तो हमेशा हम आम लोगों को ही परेशानी होती है। हमें उम्मीद है कि महामहिम जल्द ही विजयी होकर लौटेंगे और हमारे लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया बहाल करेंगे। ये तो तय है। नव्या ने दर्शकों की बातें सुनी और अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। शौर्यवर्धन को विदा न कर पाने के कारण उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहर में प्रवेश करने पर वह घोड़े से उतरी और एक डाकघर के पास से गुजरते हुए उसने अस्थायी रूप से अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया। मैं पहले बहुत जल्दबाजी में थी, इसीलिए मैंने शहर में बेतहाशा अपना घोड़ा दौड़ाया। अब जब मैं किसी तक नहीं पहुंच पाई हूं, तो शहर में घूमते समय घोड़े पर इतना दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या ने उदास होकर सोचा और उसका पूरा व्यवहार कुछ हद तक अकेला सा हो गया। भले ही शौर्यवर्धन पहले ही निकल चुके थे, लेकिन वह अभी भी चिंतित और बेचैन थी। उसे लग रहा था कि यह युद्ध शायद इतना आसान नहीं है। मिस नव्या। जैसे ही वह चुपचाप चल रही थी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं खड़ी हो गई, आवाज़ की दिशा में देखने लगी और ये देखकर काफ़ी हैरान रह गई कि जो व्यक्ति उसे दिखा वह गोंगज्यू था। नव्या ने भौहें सिकुड़ी और गोंगज्यू के उसके पास आने का इंतजार करते हुए शांत खड़ी रही। चौथे मास्टर गोंग, आपको देखे हुए काफ़ी समय हो गया है। नव्या ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा। पिछली बार मैंने गोंगज्यू को तब देखा था जब मैं चुयू से मिली थी। उस समय वह चुयू को दूर ले गई थी और गोंगज्यू और गोंगजियुक ने खजाना चुराने की कोशिश कर रहे उन खजाना शिकारियों को रोकने में उसकी मदद की थी। गोंगज्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मिस नव्या, क्या आप पश्चिमी गेट से आई हैं? राजकुमार शौर्य को उनके अभियान पर विदा करने के लिए। नव्या के चेहरे पर चिंता के भाव थे और उसने कोई जवाब नहीं दिया। पहुंच नहीं पाई? गोंगज्यू ने झिझकते हुए पूछा। नव्या ने सिर हिलाया और थोड़े अफसोस के साथ बोली, मैं सोती रह गई। गोंगज्यू हंसे बिना नहीं रह सका। महामहिम समझ सकते हैं, इसलिए उदास होने की कोई बात नहीं है। महामहिम की क्षमताओं के साथ वे 1 या 2 महीने में विजयी होकर लौट आएंगे। नव्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सच है, उन्हें 1 या 2 महीने में वापस आ जाना चाहिए। आप अभी भी नाखुश दिख रही हैं। गोंगज्यू ने नव्या के भावों को देखा और धीरे से सलाह दी, वास्तव में आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको राजकुमार शौर्य पर भरोसा करना होगा। मुझे उन पर भरोसा है, नव्या ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा बेचैनी महसूस होती है, जैसे इस युद्ध का कोई अज्ञात उद्देश्य हो। ज्यादा मत सोचिए, गोंगज्यू ने नव्या को सांत्वना दी, धीरे से बोलते हुए, हालांकि उसकी आंखों में संदेह की एक झलक अभी भी थी। रहस्यमयी सवाल और गोंगज्यू का सच। नव्या ने अपने होठों को सिकुड़ा, इस उम्मीद में कि वह ज्यादा ही सोच रही थी। गोंगज्यू ने नव्या की ओर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, मिस नव्या, आप राजकुमार शौर्य और कालदूत के बीच के मामले से वाकिफ हैं, है ना? नव्या ने सिर हिलाया, गोंगज्यू की ओर देखा और फिर अचानक अपने होठों को सिकुड़ते हुए पूछा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने कालदूत को स्वर्ग नगर आमंत्रित किया था, है ना? गोंगज्यू की नज़रें थोड़ी हट गईं, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ये वास्तव में मैं ही हूँ। क्यों? नव्या ने पूछा। गोंगज्यू ने चारों ओर देखा। यहाँ बहुत सारे लोग थे और बहुत अधिक बातचीत हो रही थी। ये बातचीत करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी। नव्या स्वाभाविक रूप से समझ गई कि गोंगज्यू का क्या मतलब था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे आपसे अंशिका और आपके उद्देश्य के बारे में अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। ठीक है, आज मैं यहाँ मिस नव्या के सवालों का जवाब देने के लिए ही हूँ। गोंगज्यू खुद पर ही हंसा। नव्या ने गोंगज्यू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपने होठों को सिकोड़ा। जब से वह अंशिका से मिली थी, नव्या के मन में कई सवाल थे जो वह गोंगज्यू से पूछना चाहती थी, लेकिन उस समय वह कालदूत द्वारा फंसा ली गई थी और उसे गोंगज्यू से कुछ भी पूछने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद वह कालदूत से मुक्त हो गई और शौर्यवर्धन के पास लौट आए। हालांकि गोंगज्यू शिनफेंग टाउन में था, इसलिए उसे कभी उससे पूछने का मौका नहीं मिला। अब उसे आखिरकार एक अवसर मिल गया है। नव्या और गोंगज्यू औषधालय पहुंचे और अंदर के कमरे में चले गए। प्रबंधक ने नव्या और गोंगज्यू के लिए चाय बनाई और फिर जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए कुछ बातों को स्पष्ट कर लेना सबसे अच्छा है। नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ गोंगज्यू से कहा। ठीक है, मिस नव्या, कृपया बोलें। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि कालदूत के साथ आपका क्या संबंध है? नव्या ने एक भौं उठाते हुए पूछा। गोंगज्यू थोड़ा मुस्कुराया, आप कह सकती हैं कि हम दोस्त हैं। दोस्त? नव्या ने मजाकिया लहजे में कहा। आप किस तरह के दोस्त हैं?
5 साल पहले कालदूत वानगू शिखर पर फंस गया था और मैं ही वह व्यक्ति था जिसने उसे बचाया था, गोंगज्यू ने खुद से कहा। आपने उसे बचाया? नव्या ने उलझन में पूछा। ये सच है, गोंगज्यू ने शांति से कहा। मिस नव्या, मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। यही सच है, मैंने उसे बचाया, इसलिए वह मुझे अपना दोस्त मानता है। वानगू शिखर पर आखिर चल क्या रहा है? नव्या ने गंभीर आवाज में पूछा। उसने शौर्यवर्धन से भी यही सवाल पूछा था और शौर्यवर्धन का जवाब बस इतना था कि संप्रदाय में अचानक कुछ बदलाव आया था, जिसकी वजह से वह और कालदूत वानगू शिखर पर फंस गए थे। जहां तक उसे पता था, हालांकि वानगू शिखर को गू की दुनिया के रूप में जाना जाता था, जहां सभी प्रकार के गू कीड़े, गू पक्षी और गू जानवर फलते फूलते थे, लेकिन शौर्यवर्धन और कालदूत की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें इतनी आसानी से गू से संक्रमित नहीं होना चाहिए था। सेवन हार्ट्स गू की तो बात ही छोड़ दें। आपको पता होना चाहिए कि वे किस स्कूल या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, है ना? गोंगज्यू ने पूछा। नव्या धीरे धीरे बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रही। वे स्वर्ग द्वार के शिष्य होने चाहिए, स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग के शिष्य। शौर्यवर्धन ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसने कालदूत के साथ उनकी बातचीत से इसका अनुमान लगाया था। बिल्कुल सही, गोंगज्यू ने सिर हिलाया। चूंकि आप जानती हैं कि यह स्वर्ग द्वार है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि स्वर्ग द्वार किस प्रकार का अस्तित्व है ना? नव्या की आंखें गहरी हो गईं। स्वर्ग द्वार कोई बड़ा संप्रदाय नहीं है, लेकिन ये सबसे रहस्यमयी है। किंवदंती है कि स्वर्ग द्वार तियानशान पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों पर स्थित है, लेकिन इसका सटीक स्थान अज्ञात है। स्वर्ग द्वार के संप्रदाय के नेता को स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग कम से कम 200 साल पुराने हैं और उनकी साधना बहुत पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई सालों से किसी ने भी स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है, और कोई नहीं जानता कि उनकी साधना कितनी गहरी है। स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग अकेले रहते थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी युवावस्था में स्वर्ग द्वार की स्थापना की थी। 1 सदी बाद स्वर्ग द्वार वीरान हो गया था और इसके शिष्य या तो बूढ़े हो गए और वहीं मर गए, या बच्चे पैदा करने के लिए जल्दी चले गए। स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग ने अपने बाद के वर्षों में केवल 3 शिष्यों को ही लिया था, और कोई नहीं जानता कि ये 3 शिष्य कौन थे। जब शौर्यवर्धन और कालदूत स्वर्ग द्वार में शामिल हुए तो स्वर्ग द्वार पहले ही पतन पर था। उस समय कभी विशाल रहे स्वर्ग द्वार में 10 से भी कम लोग बचे थे। स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग ने अपना सारा ज्ञान अपने शिष्यों को देने के लिए अपने पूरे जीवन की साधना समर्पित कर दी। राजकुमार शौर्य और जनरल युवेन कालदूत ने उनकी सच्ची शिक्षाएं प्राप्त की और अपनी साधना में बड़ी प्रगति की। वे अपनी युवावस्था में ही सिद्ध सम्राट के क्षेत्र में पहुंच चुके थे, गोंगज्यू ने धीरे से कहा। नव्या ने अपने होंठ सिकुड़े और कोई जवाब नहीं दिया। इतनी कम उम्र में सिद्ध सम्राट के क्षेत्र में पहुंच जाना, ये कितनी बड़ी बात होगी। कितने लोग अपने पूरे जीवन में सिद्ध गुरुओं के क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाते, फिर भी वे इतनी जल्दी सिद्ध सम्राट के क्षेत्र में पहुंच गए। 5 साल पहले स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग को चुनौती दी गई थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब राजकुमार शौर्य और जनरल युवेन उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, तो उन्हें वानगू शिखर में ले जाया गया। दुर्भाग्य से उस समय मैं अपने गुरु के आदेश पर वानगू शिखर पर एक प्रकार के गो पक्षी की तलाश में था। मेरा सामना जनरल युवेन से हुआ और मैं उनकी जान बचाने के लिए भाग्यशाली रहा। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग की उनकी गंभीर चोटों से मृत्यु हो गई। राजकुमार शौर्य और जनरल युवेन के अलावा पूरे स्वर्ग द्वार से कोई भी जीवित नहीं बचा। क्या स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग के 3 शिष्य नहीं थे? तीसरा कहाँ है? नव्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर यह सवाल पूछा। स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग के वास्तव में 3 शिष्य थे। राजकुमार शौर्य सबसे छोटे थे। राजकुमार शौर्य या जनरल युवेन ने कभी भी सबसे बड़े शिष्य से मुलाकात नहीं की थी। जब तक उन्होंने संप्रदाय में प्रवेश किया, तब तक वह शिष्य पहले ही स्नातक हो चुका था और स्वर्ग द्वार छोड़ चुका था, गोंगज्यू ने समझाया। वह चोर जिसने स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग को चुनौती दी थी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था, वह अभी तक नहीं मिला है। नव्या ने भौहें सिकुड़ी और कहा, लेकिन उसके पास 7 हार्ट्स गो है। गोंगज्यू ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। मैंने उस समय जनरल युवेन को बचाया था, लेकिन मुझे भी गो द्वारा जहर दिया गया था। उन्हें हॉट स्लेइंग गो द्वारा जहर दिया गया था। राजकुमार शौर्य को हॉट बर्निंग गो द्वारा जहर दिया गया था और मुझे हॉट ईटिंग गो द्वारा जहर दिया गया था। तुम भी 7 हार्ट्स गो से पीड़ित हो? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। गोंगज्यू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उनसे बेहतर स्थिति में हूँ। पिछली बार जब मैंने अग्नि आत्मा पशु के खून का इस्तेमाल किया था, तब से मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है। हॉट ईटिंग गू जब प्रभावी होता है तो बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन जब तक आप जहर को दबाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, तब तक ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। नव्या ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि अगर जहर बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है, तो ये धीरे धीरे आपको नष्ट कर देगा और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं ये सब समझता हूँ। गोंगज्यू ने थोड़ी आह भरी।
लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सेवन हार्ट्स गो का कोई इलाज नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता हूँ। अंशिका के साथ क्या हुआ? नव्या ने फिर अंशिका के बारे में पूछा। क्या तुमने उसे उस समय बचाया था? मेरे गू से पीड़ित होने के बाद मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति था जो गू के प्रभावों के बारे में संदेश भेजता रहता था, लेकिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने भाई युवेन को इस बारे में बताया और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भी ऐसे ही एक व्यक्ति को पकड़ा था। इस वजह से मैं विशेष रूप से गोंड परिवार की कमान संभालने के लिए स्वर्गनगर लौट आया, ताकि मैं राजकुमार शौर्य के करीब आ सकूं और पता लगा सकूं कि क्या उनके पास भी ऐसा कोई व्यक्ति है। तो तुम्हें श्राप दिया गया है और दूसरे पक्ष ने तुम्हारे बीच एक अंदरूनी जासूस भी बिठाया है। नव्या चकित थी। हाँ, गोंग ज्यू ने सिर हिलाया। हाल के वर्षों में राजकुमार शौर्य अक्सर अभियानों पर दूर रहे हैं और जब तक आप प्रकट नहीं हुई तब तक मुझे इस मामले की जांच करने का अवसर नहीं मिला। आपकी उपस्थिति ने अंशिका को अव्यवस्थित कर दिया। मैंने उसे संदेश भेजने की प्रक्रिया के दौरान खोजा और तभी मैं इस मामले के बारे में निश्चित हो गया। गोंग ज्यू ने थोड़ी आह भरी। उस समय उसने आपको अपने पिता को बचाने में विफल कर दिया था। मैं उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि यह पता लगाने के लिए दूर ले गया कि इस सब के पीछे कौन था। तो फिर तुमने काल दूत को यहाँ क्यों बुलाया? नव्या ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने उसे यहाँ स्वाभाविक रूप से राजकुमार शौर्य के साथ उसकी शिकायतों को हल करने में मदद करने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे अंशिका और अन्य लोगों से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था। कौन सा सुराग? मास्टरमाइंड ने सेवन हार्ट्स गो को 7 अलग अलग लोगों पर रखा है और इन 7 लोगों में से प्रत्येक के पास इस व्यक्ति द्वारा एक मुखबिर रखा गया है। मुखबिर मास्टरमाइंड को गू जहर के समय और लक्षणों के बारे में बताता है। संचार के लिए वे जिन कबूतरों का उपयोग करते हैं, अगर हम उन्हें पकड़ लेते हैं तो वे जहर से मर जाएंगे, इसलिए कबूतरों के माध्यम से इस व्यक्ति को खोजने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। गोंग ज्यू ने आह भरी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भाई युवेन और राजकुमार शौर्य दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं। इसके पीछे का व्यक्ति बिल्कुल नीच है। नव्या ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ अपने होंठ सिकुड़े। ये व्यक्ति हमारे सभी गोक्लेशों का विवरण दर्ज कर रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सातों एक साथ काम करते हैं तो हम एक खामी खोजने में सक्षम हो सकते हैं, गोंग ज्यू ने धीरे से कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि हम तीनों के अलावा अन्य 4 कौन हैं या वे किस प्रकार के गू से पीड़ित हैं। तुम्हें कब पता चला कि तुम हॉट ईटिंग गू से पीड़ित हो? नव्या ने धीमी आवाज में पूछा। ये स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग थे जिन्होंने ऐसा कहा था, गोंग ज्यू ने समझाया। जब मैं भाई युवेन को स्वर्ग द्वार में वापस लाया तो स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग ने हमारी नाड़ी की जांच की और गू जहर के लक्षणों का वर्णन किया जिससे हम पीड़ित थे। स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग ने मुझे हॉट ईटिंग गू को दबाने के लिए मानसिक तकनीकों का एक सेट भी सिखाया। नव्या ने भौहें सिकोड़ी। सेवन हार्ट्स गू के बारे में नोट्स विश्व औषधि संप्रदाय के लिए अद्वितीय हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सेवन हार्ट्स गू के लक्षणों को सटीक रूप से जान सकते हैं। ये स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग, क्या कोई समस्या है? गोंग ज्यू ने नव्या के भावों को देखकर पूछा। अगर स्वर्ग रहस्य बुजुर्ग ने जो कहा वह नहीं होता तो मुझे डर है कि इस दुनिया में बहुत से लोग नहीं होंगे जिन्हें पता होगा कि हम सेवन हार्ट्स गू से पीड़ित हैं। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। सेवन हार्ट्स गू के बारे में रिकॉर्ड बेहद दुर्लभ हैं। हॉट बर्निंग, हॉट स्लिंग और हॉट ईटिंग गू के अलावा जिससे आप तीनों पीड़ित हैं, 4 अन्य प्रकार हैं: हॉट यूनिटी, इल्यूजन हॉट, डिजायर हॉट और हॉट लॉकिंग। तुम जानती हो? गोंग ज्यू ने आश्चर्य से पूछा। नव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने कहा, मेरे पिता ने अपने नोट्स में इन बातों का जिक्र किया था। जाहिर है वह ये नहीं कह सकती थी कि उसने उन्हें विश्व औषधि संप्रदाय में देखा था, इसलिए वह केवल नारायण को ही अपने बचाव के लिए खींच सकती थी। सौभाग्य से नारायण बहुत जानकार थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्हें ये बातें पता थीं। मैं समझ गया। अन्य 4 प्रकार के लक्षण क्या हैं? गोंग ज्यू ने पूछा। नव्या ने उसकी ओर देखा लेकिन जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। गोंग ज्यू ने समझाया, मैं गू द्वारा जहर दिए गए अन्य 4 लोगों की तलाश के लिए लोगों को भेज रहा हूं। अगर हमें पता होता कि इन गू जहरों के क्या प्रभाव होंगे तो उन्हें खोजना बहुत आसान होता। नव्या ने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, पहले मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी नाड़ी की जांच कर लूं। गोंग ज्यू की आंखें झपकने लगी। वह जानता था कि नव्या ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या वह वास्तव में श्राप के प्रभाव में था। उसने मन ही मन आह भरी। नव्या अभी भी उससे सावधान थी। उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि उसने क्या कहा। उसे कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस हुआ। एक कड़वी मुस्कान दी लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया। नव्या गोंग ज्यू की नाड़ी की जांच करते समय शांत रही। गोंग ज्यू की नब्ज टटोलने के बाद नव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे शांति से देखा। कोई पॉपअप विज्ञापन वेबसाइट नहीं। कैसा है? गोंग ज्यू ने एक भौं उठाए और पूछा।
नव्या ने एक पल के लिए विचार किया, फिर धीरे धीरे गोंगजू को देखने के लिए अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। ये वास्तव में हॉट ईटिंग गू है, और यह वास्तव में हाल ही में अग्नि आत्मा पशु के रक्तचाप का उपयोग करके बनाया गया था। हालांकि भले ही मैं आपको अन्य 4 प्रकार के गू जहर के लक्षण बता दूं, फिर भी आप इन लोगों को नहीं खोज पाएंगे। क्यों? गोंगजू ने उलझन में पूछा। इल्यूजनरी हॉट गू। जब गू जहर असर करता है तो दिमाग भ्रम से भर जाता है और व्यक्ति पागलपन की स्थिति में होता है, जिससे वह खुद को बाहर नहीं निकाल सकता है। वास्तव में ये सामान्य साधना विचलन से काफी अलग नहीं है। नव्या हंसी। क्या आप बता सकते हैं कि पागल हो चुके लोगों में से कौन गू से संक्रमित है और कौन वास्तव में पागल हो गया है? गोंगजू अवाक रह गया। डिजायर गू। जब गू जहर असर करता है तो इच्छाएं पैदा होती हैं और केवल संभोग ही दर्द को कम कर सकता है। इस दुनिया में कितने लोग वासना के आदी हैं, आप उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? नव्या ने धीमी आवाज में जारी रखा। गोंगजू एक बार फिर चुप रहा। हॉट लॉकिंग गू। ये डिजायर गू के बिल्कुल विपरीत है। ये किसी व्यक्ति का भावनाओं से प्रेरित होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस क्षण भावनाएं पैदा होती हैं उसी क्षण गू सक्रिय हो जाता है। यदि कोई शांत है और विचारों के बिना है तो गू निष्क्रिय रहेगा। इसके बारे में सोचें, आप लाखों लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति को कैसे ढूंढ सकते हैं? गोंगजू चुप रहा। मैं ये देखने के लिए आपकी नब्ज टटोल रही हूं कि क्या आप जिस हॉट ईटिंग गू से पीड़ित हैं उसे दबा दिया गया है। क्योंकि यदि आप वास्तव में उन लोगों को खोज लेते हैं जो इस गू से पीड़ित हैं, तो आपके शरीर में गू आपके खिलाफ होना शुरू हो जाएगा। नव्या ने चेतावनी दी। तुम्हारा क्या मतलब है? गोंगजू ने उलझन में पूछा। हॉट ईटिंग गू को दबाए जाने का कारण यह है कि यह ट्रिगर नहीं हुआ है। जैसा कि आपने पहले कहा था, दबा हुआ हॉट ईटिंग गू शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि अगर इसका सामना हॉट लॉकिंग गू से होता है, जिसे दबाया भी जा सकता है, तो दोनों प्रकार के गू जहर प्रभावी होंगे और कोई नहीं कह सकता कि इसके परिणाम क्या होंगे, नव्या ने कहा। ये कैसे हो सकता है? गोंगजू और भी हैरान था। 7 हार्ट्स गू में हॉट लॉकिंग और हॉट इरोजन गू परस्पर मजबूत करने वाले और निरोधक हैं, और एक बार सक्रिय हो जाने पर वे निश्चित रूप से एक साथ मर जाएंगे। इसके अलावा हॉट स्लेइंग और इल्यूजनरी हॉट और हॉट बर्निंग और डिजायर हॉट भी ऐसे ही हैं, नव्या ने गोंगजू को समझाया। गोंगजू पूरी तरह से चौंक गया था। 7 हार्ट्स गू के भीतर वास्तव में ऐसी पेचीदगियां थीं। नहीं, क्या 7 नहीं है? एक और है। गोंगजू ने गणना की कि अभी भी एक गायब था, इसलिए उसने नव्या से पूछा। एक और प्रकार है जो हॉट टू हॉट गू है। नव्या ने धीरे से कहा, मुझे हॉट टू हॉट गू की स्थिति नहीं पता है, और मेरे पिता के नोट्स ने भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं समझाया था। वास्तव में 7 हार्ट्स गू और हॉट टू हॉट गू के संबंध में विश्व औषधि संप्रदाय के रिकॉर्ड केवल खंडित हैं, और वह निश्चित रूप से उन्हें नहीं समझ पाए। हाँ, जिस व्यक्ति ने 7 हार्ट्स गू विकसित किया वह वास्तव में दुष्ट है, गोंगजू ने मन ही मन सोचा। जब 7 हार्ट्स गू पहली बार पेश किया गया था तो इसे एक ही समय में एक महिला पर लागू किया गया था। उस महिला को आपसे कहीं अधिक पीड़ा सहनी पड़ी। नव्या हंसी। 7 हार्ट्स गू की उत्पत्ति वास्तव में दिल तोड़ने वाली थी। 300 साल पहले उस महिला के लिए यह बहुत बड़ी पीड़ा रही होगी। ये सुनने के बाद गोंगजू ने कुछ नहीं कहा। मुझे अभी भी इन अन्य 4 लोगों की जांच करनी है जिन्हें जहर दिया गया है, गोंगजू ने थोड़ी आह भरी। हमें ये पता लगाना होगा कि इसके पीछे का व्यक्ति किस तरह की साजिश रच रहा है ना? नव्या ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही। अगर तुम जांच नहीं भी करोगे तो मैं करूंगी। बेहतर यही होगा कि 7 हार्ट्स गू जैसी कोई चीज़ मौजूद ही ना हो। नमन की मौत और नारायण हवेली में शोक। उसकी जांच पड़ताल सिर्फ शौर्यवर्धन के लिए नहीं थी। उसे बस इतना लगा कि इतनी हानिकारक चीज़ का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, और वह 7 हार्ट्स गू के लिए एक मारक विकसित करने के लिए दृढ़ थी। गोंगजू ने नव्या की ओर देखा और महसूस किया कि नव्या इस समय असामान्य रूप से कोमल थी। उसने मन ही मन अपना मजाक उड़ाया। उसने स्वीकार किया कि उसने नव्या और अन्य लोगों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह नव्या के लिए फ़ायदेमंद था। उनके लक्ष्य एक ही हैं, तो उन्हें प्रक्रिया की परवाह क्यों करनी चाहिए? मिस। तभी अंदर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और लतिका की घबराई हुई आवाज़ आई। क्या हुआ? नव्या पूरी तरह से भ्रमित थी। वह उठी, उलझन में, और दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लतिका अंदर भागी, चिंता से बोली, मिस कुछ हुआ है? क्या हुआ? नव्या ने पूछा। लतिका ने चिंता से कहा, युवा मास्टर मुश्किल में हैं। युवा मास्टर? नमन। नव्या ने आश्चर्य से पूछा, उसे क्या हुआ? वह मर गया है, लतिका ने चिंता से कहा। तुमने क्या कहा? नव्या हैरान थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसका नमन से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं था। शायद नमन एक अच्छा बड़ा भाई नहीं था, लेकिन सब कुछ देखते हुए उसने उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था। लतिका ने जल्दी से कहा, यह सच है मिस। हमें आज सुबह पता चला। घर अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हमें क्या करना चाहिए मिस?
चलो वापस चलते हैं, हम चलते चलते बात कर सकते हैं। नव्या भी थोड़ी चिंतित थी और गोंगज्यू को अलविदा कहे बिना वह लतिका के पीछे पीछे दवा की झोपड़ी से निकल गई। रास्ते में लतिका ने नव्या को नमन की मृत्यु और उसके बाद होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में बताया। नव्या व्याकुल थी। नमन इस समय परेशानी में कैसे पड़ सकता है? अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे नमन और शौर्यवर्धन को सीमा पर दुश्मन से लड़ने के लिए भेज देना चाहिए था। नमन आज सुबह उपनगरों में मृत पाया गया था। आज सुबह कुछ किसान अपने खेतों में गए और युवा मास्टर से टकरा गए। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सरकारी कार्यालय में किसी ने उसे पहचान लिया और नारायण परिवार को खबर देने आया। सबसे बड़ी मालकिन का दिल टूट गया और सामंत जी ने अपने आदमियों को सबसे बड़े युवा मास्टर का शव वापस लाने का आदेश दिया। लतिका ने बेबसी से आह भरी। ये सबसे बड़ा युवा मास्टर आमतौर पर काफी मिलनसार था। उसका ऐसा अंत कैसे हो सकता है? नव्या के दिल में उदासी की एक लकीर छा गई। चलो वापस चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हालांकि उसे नमन से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, फिर भी उसकी मौत पर उसे एक अस्पष्ट सा दुख महसूस हुआ। वह वास्तव में श्याओ परिवार को निशाना बना रही थी, लेकिन उसका इरादा नमन को निशाना बनाने का नहीं था। इस नाजुक मोड़ पर नमन के साथ जो दुर्भाग्य हुआ, उससे उसे लगा कि कहानी में जरूर कुछ और भी होगा। नव्या जल्द ही नारायण हवेली लौट आई, जहां मुख्य हॉल रोने की आवाज से भर गया था। नमन को मुख्य हॉल के बीचों बीच रखा गया था, जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। श्रीमती श्यामा नमन के पास घुटनों के बल बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मान्या भी पास ही घुटनों के बल बैठी रो रही थी। नारायण जयदेव, जिसके चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था, वह नमन के अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए हाउसकीपर को निर्देश दे रहा था। श्रीमती गंगा और अन्य लोग भी मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए चुपके से अपने आंसू पोंछ रहे थे। नव्या पास गई, नमन के पास नीचे बैठी और नमन के शरीर को ढकने वाली सफेद चादर को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम क्या कर रही हो? मान्या चिल्लाई। नव्या से बोली, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने हमें काफी चोट नहीं पहुंचाई है? मेरा बड़ा भाई मर चुका है, क्या तुम्हें उसकी शांति भंग करनी है? वह कैसे मरा? नव्या ने ठंडेपन से पूछा। तुम्हें इससे क्या? मान्या ने गुस्से में कहा। ये सब तुम्हारी गलती है और तुम में अभी भी ये बातें कहने की हिम्मत है। दूर जाओ, दूर जाओ, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं। मान्या ने नव्या को कुछ बार धक्का दिया, लेकिन नव्या ने चिढ़कर उसके हाथ झटक दिए। पूरी कहानी पढ़ें। मान्या, पागल होना बंद करो। नव्या ने मान्या को घूरा और नमन को ढकने वाले सफेद कपड़े को खींच लिया। आह! मान्या चीख पड़ी, लेकिन सफेद कपड़े को वापस खींचने में बहुत देर हो चुकी थी। अन्य लोगों ने भी आह भरी और अपना सिर घुमा लिया। किसी की भी नमन के मृत शरीर को देखने की हिम्मत नहीं हुई। इस पर एक नज़र डालने के बाद श्रीमती श्यामा और भी कड़वाहट से रोने लगी। नमन की आंखें बंद थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे मरे हुए 6 या 7 घंटे हो चुके थे। उसका घातक घाव उसके सीने में था। उसे एक बार चाकू मारा गया था और फिर चाकू को उसके दिल में कई बार घुमाया गया था, जिससे वह मर गया। नव्या ने देखा और एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से सफ़ेद कपड़ा उठाया और नमन को उससे ढक दिया। भाई, शांति से आराम करो। मैं हत्यारे को ढूंढूंगी और तुम्हारा बदला लूंगी। नव्या ने मन ही मन चुपचाप कहा। नमन को अपने सामने देखकर उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने केवल कुछ ही देर देखा था, लेकिन उसने पहले ही कुछ देख लिया था। नमन की हत्या कर दी गई और उसके शव को उपनगरों में फेंक दिया गया। उस पर हल्की फूलों की महक आ रही थी और उसके चेहरे पर किसी महिला के नाखूनों के फूलों के रस के दाग लगे थे। सभी संकेत बताते हैं कि कम से कम 2 लोगों ने उसे मारा। एक व्यक्ति ने उसका मुंह और नाक ढक लिया, उसे काबू में कर लिया, जबकि दूसरे ने उसके दिल में चाकू भोंक दिया। महिला। यह एहसास होने के बाद नव्या ने जाह्नवी की दिशा में देखा, केवल ये जानने के लिए कि जाह्नवी वास्तव में पीछे हट गई थी। नव्या को स्थिति की बेहतर समझ थी और जाह्नवी पर उसका संदेह गहरा हो गया। नव्या धीरे धीरे उठी और एक तरफ हट गई। उसकी नज़रें जाह्नवी की दिशा में घूम रही थीं, जहां वे मिलीं। जाह्नवी ने नव्या की ओर देखा, फिर दोषी की तरह दूर देखा। नव्या मुड़ी और मुख्य हॉल से बाहर चली गई। लतिका को अपने पीछे आते देख उसने अपना सिर घुमाया और फुसफुसाकर बोली, जाओ और जांच करो कि क्या बहन जाह्नवी कल रात बाहर गई थीं। लतिका ने सिर हिलाया और तुरंत इसकी देखभाल करने के लिए चली गई। नव्या ने आसमान की ओर देखा, वहां बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। नव्या ने अराजक मुख्य हॉल की ओर देखा और थोड़ा चिढ़ महसूस किया। जब श्रीमती गंगा ने नव्या को मुख्य हॉल से निकलते देखा तो वह उसके पीछे पीछे बाहर आई और नव्या के सामने खड़ी हो गईं। नव्या श्रीमती गंगा को देखने के लिए मुड़ी, जिनकी आंखें लाल थीं। नमन की दुर्घटना से श्रीमती गंगा भी काफी दुखी थीं। इतना अच्छा इंसान बस ऐसे ही चला गया। श्रीमती गंगा ने आह भरी, उनकी आंखें फिर से लाल हो गईं। नमन ने हवेली में कभी किसी से दुश्मनी नहीं की और जब निपुण छोटा था तो उसने उसकी बहुत देखभाल की।
श्रीमती गंगा को ये सारी बातें याद थीं। नव्या ने बिना कुछ कहे श्रीमती गंगा की ओर देखा। श्रीमती गंगा ने नव्या से पूछा, नौवीं कुमारी, सबसे बड़े युवा मास्टर से जुड़ा मामला, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी, है ना? नहीं, नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसकी हत्या की गई है, उसके दिल में चाकू मारा गया था। कौन इतना हृदयहीन हो सकता है? ये बिल्कुल अमानवीय है। श्रीमती गंगा ने गुस्से में कहा, तुम्हें हत्यारे को जरूर पकड़ना चाहिए, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। नव्या ने सिर हिलाया, उसकी नज़र उदास रोशनी में लिपटे मुख्य हॉल की दिशा में टिकी थी। अगर वास्तव में जाह्नवी ने ही नमन को मारा है तो वह स्वाभाविक रूप से जाह्नवी को आसानी से नहीं छोड़ेगी। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चिंता से चिल्लाया, महामहिम, कुछ बहुत बुरा हुआ है। न्याय मंत्रालय के लोग आ गए हैं। ये सुनकर नारायण जयदेव मुख्य हॉल से बाहर आए और चिंता से पूछा, क्या हुआ? न्याय मंत्रालय के लोग आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे सबसे बड़े युवा मास्टर के हत्यारे को गिरफ्तार करने आए हैं। न्याय मंत्रालय का आगमन और नव्या पर आरोप। क्या आपको हत्यारा मिल गया है? नारायण जयदेव ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी कीजिए, कृपया अंदर आइए। नव्या एक तरफ खड़ी थी। चूंकि न्याय मंत्रालय ने लोगों को भेजा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे रुककर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसके अलावा उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि न्याय मंत्रालय के ये लोग शायद उसके लिए ही आ रहे होंगे। कोई पॉपअप विज्ञापन वेबसाइट नहीं। न्याय मंत्रालय के कर्मचारी कुछ ही समय बाद आंगन में पहुंचे। न्याय मंत्री व्यक्तिगत रूप से समूह का नेतृत्व कर रहे थे। सामंत नारायण, कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। न्याय मंत्री ने नारायण जयदेव को देखते हुए गंभीरता से कहा, उनकी आंखें दुख से भरी थीं। मंत्री जी, नारायण जयदेव ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, घर अभी भी अस्त व्यस्त है, इसलिए आपको अंदर आमंत्रित करना सुविधाजनक नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आधिकारिक काम से आया हूँ। न्याय मंत्री ने जल्दी से कहा, मैं अपने बेटे को खोने के सामंत नारायण के दुख को जानता हूँ, लेकिन हत्यारे को जाने नहीं दिया जा सकता। नारायण जयदेव ने सिर हिलाया और पूछा, क्या महामहिम के पास कोई सुराग है? हाँ, न्याय मंत्री ने सिर हिलाया। उनका चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने अपने पीछे खड़े कांस्टेबलों से कहा, उन्हें अंदर लाओ। कांस्टेबल ने जवाब दिया और जल्दी से पीछे से किसी को ले आया। सामंत नारायण, यह आदमी तारा महल का एक वेटर है। कल रात आपके बेटे की वहीं हत्या कर दी गई थी। इस वेटर ने इसे स्पष्ट रूप से देखा और आज सुबह हत्यारे की पहचान करने के लिए न्याय मंत्रालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्याय मंत्री ने नारायण जयदेव से कहा, तुमने सच में देखा? किसने? मेरे बेटे को किसने मारा? नारायण जयदेव ने यह सुनकर उत्तेजित होकर पूछा। युवा वेटर डर के मारे कांप उठा। उसके चेहरे पर आतंक का भाव था। उसने अपने सामने के दृश्य को देखा। चूंकि तुम जानते हो कि हत्यारा कौन है, तो उसकी ओर इशारा करो। मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। चिंता मत करो, सामंत जी भी तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखेंगे। न्याय मंत्री ने गंभीरता से कहा। युवा वेटर ने चारों ओर देखा, नव्या की ओर इशारा किया और चिल्लाया, ये वह है। सर, ये वही है जिसने नारायण परिवार के सबसे बड़े बेटे की हत्या की है। नव्या की आंखें तेज हो गईं। ये वास्तव में उसी की ओर इशारा कर रहा था। ये सुनकर श्रीमती गंगा ने जल्दी से नव्या का बचाव करते हुए कहा, बकवास। युवक, तुम्हें झूठे आरोप लगाने के लिए दंडित किया जाएगा। मैंने सिर्फ उंगलियां नहीं उठाईं। ये वही है। युवा दुकान सहायक ने चिंता से कहा, मैंने इसे साफ देखा। जब बाहर हंगामा हो रहा था, मुख्य हॉल में मौजूद लोगों का समूह भी बाहर आ गया। ये सुनकर कि किसी ने नव्या की हत्यारे के रूप में पहचान की है, वे सभी बेहद हैरान थे। केवल जाह्नवी के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। नमन की मौत ने उसे एक सही मौका दिया। इस बार वह ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि नव्या कभी उबर ना पाए। नव्या की नज़र जाह्नवी पर पड़ी और उसने अपने होठों को एक मुस्कान में बदल लिया। वह जाह्नवी की दुष्ट योजना को देखने के लिए उत्सुक थी। ये सोचकर कि जाह्नवी ने नमन को मारा होगा, वह गुस्से से भर गई। क्या तुमने मेरे नमन को मारा? श्रीमती श्यामा ने खालीपन से नव्या की ओर देखा, फिर चिल्लाई, तुम इतनी हृदयहीन कैसे हो सकती हो? नव्या, तुम इतनी क्रूर क्यों थी? श्रीमती श्यामा ने नव्या की ओर इशारा किया। उनकी आंखें असहनीय दुख से भरी थीं। नमन उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने जो कुछ भी किया था वह इस उम्मीद में था कि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। किसने सोचा होगा कि नमन के साथ ऐसी दुर्घटना होगी? माँ, माँ, मान्या ने सिसकते हुए श्रीमती श्यामा को सहारा दिया और उन्हें सांत्वना दी। माँ, ज्यादा दुखी मत होइए, इससे मेरे बड़े भाई को बुरा लगेगा। नमन के बारे में सोचकर श्रीमती श्यामा और भी दुखी हो गईं और भी फूट फूट कर रोने लगीं। श्रीमती श्यामा को इस तरह देखकर नव्या को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई, लेकिन चूंकि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका दोष अपने सिर पर नहीं ले सकती थी। नारायण जयदेव नव्या की ओर मुड़े और गंभीर आवाज में पूछा, नव्या, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? युवा वेटर की ओर देखते ही नव्या की आंखें थोड़ी सी झपक उठीं।
उसकी नज़रों से मिलते ही वेटर ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। नव्या, चाहे जो भी हो, नमन अभी भी तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नारायण जयदेव ने नव्या की ओर इशारा किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वे अपनी बात पूरी नहीं कर सके। श्रीमती शांग ने बगल से ठंडेपन से कहा, युन एर भी उसका भाई है और उसने उस पर भी कोई दया नहीं दिखाई। उसके लिए नमन क्या मायने रखता है? नव्या ने चिढ़कर श्रीमती शांग को घूरा। क्या तुम्हारा निकम्मा बेटा मेरे बड़े भाई से तुलना किए जाने लायक भी है? तुम? श्रीमती शांग इतनी क्रोधित थी कि उसे लगभग खून की उल्टी ही हो गई। नव्या युवा वेटर की ओर मुड़ी और शांति से बोली, तुम कहते हो कि मैंने अपने बड़े भाई को मारा है, तो मुझे बताओ मैंने ये कैसे किया और मैंने ऐसा क्यों किया? वेटर की आंखें इधर उधर घूमी और वह हकलाते हुए बोला, मुझे कैसे पता होगा कि आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन कल रात आप एक साथ निजी कमरे में गए थे और मैंने आप दोनों को अंदर बहस करते सुना था। जब मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो मैंने अपनी आंखों से आपको युवा मास्टर को चाकू मारते देखा। ये बिल्कुल सच है। युवा वेटर फिर न्याय मंत्री की ओर मुड़ा और रोते हुए बोला, माय लॉर्ड, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये 9वीं मिस कल रात बहुत खूंखार थी। उसने बिना पलक झपकाए लोगों को मार डाला। तुमने और क्या देखा? बोलते रहो, न्याय मंत्री ने गंभीर आवाज में कहा। जी, युवा वेटर ने सिर हिलाया। बाद में 9वीं मिस ने सबसे बड़े युवा मास्टर को एक बोरे में डाला, उसे इमारत से नीचे फेंक दिया और फिर उसे एक गाड़ी पर रख दिया और शव को जंगल में छोड़ दिया। मैं बहुत डर गया था और मैंने आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की। मैं उस जगह को खोजने के लिए पीछे पीछे गया जहां शव को फेंका गया था, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। भोर के बाद मैंने सुना कि किसी ने न्याय मंत्रालय में मामले की सूचना दी है, इसलिए मैं जल्दी से आत्मसमर्पण करने चला गया। युवा दुकान सहायक की बातें सुनकर नव्या हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? युवक, ये झूठा आरोप है और तुम इसके लिए जेल जाओगे। 9वीं मिस, गवाहों को धमकी देना गलत है, न्याय मंत्री ने चेतावनी दी। मुझे पता है कि आपको राजकुमार का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अब जब राजकुमार एक सैन्य अभियान पर हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा की खातिर आपको हमारे साथ न्याय मंत्रालय चलना चाहिए। गवाह और आरोप, आप इतनी आसानी से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तन्वी आगे आए और असंतोष के साथ बोली, आप कह रहे हैं कि इस युवा वेटर की एकतरफा कहानी के कारण मेरी 9वीं बहन ने किसी की हत्या कर दी। ये हास्यास्पद है। मेरी 9वीं बहन और मैं कल रात एक साथ वापस आए थे और हमारे जागीर के सभी गार्ड इसकी गवाही दे सकते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, केवल इसलिए कि आप सभी एक साथ वापस आए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मिस 9वीं बाद में बाहर नहीं गई होंगी। मैंने सुना है कि मिस 9वीं बहुत कुशल हैं और यह काफ़ी संभव है कि वह बिना किसी के देखे नारायण हवेली से बाहर जा सकती हैं। मैंने सबसे बड़े बेटे के बारे में भी पूछताछ की है। वह आधिकारिक काम में व्यस्त होने के बाद कल रात काफ़ी देर से वापस आए थे और वे वास्तव में तारा महल गए थे। मैंने इन सब की पुष्टि कर ली है। नव्या धीरे से हंसी और जाह्नवी की ओर मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं। जाह्नवी बिना पलक झपकाए नव्या की नज़र से मिली। वह देखना चाहती थी कि नव्या इस बार कैसे बच निकलेगी। नव्या ने जाह्नवी की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि जाह्नवी कुछ ही घंटों में इतनी पुख्ता और बिना किसी चूक के व्यवस्था करने में सक्षम थी। निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कोई उसकी मदद कर रहा होगा। वह कौन हो सकता है? मिस 9वीं, क्या आपको कुछ और कहना है? न्याय मंत्री ने पूछा। मैं अभी भी मिस 9वीं को पहले मेरे साथ न्याय मंत्रालय चलने की सलाह देना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस मामले की गहन जांच करूंगा। उसके साथ मत जाओ, तन्वी ने चिंता से कहा। तुम कल रात वीरान आंगन से बिल्कुल बाहर नहीं गई थी, हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मिस कल रात अपने कमरे में नहीं थी। तभी पीछे से एक कमज़ोर आवाज़ आई। सभी पीछे मुड़े और एक डरपोक दासी को बाहर आते देखा। नव्या की आंखें ठंडी हो गईं। ये दासी वीरान आंगन से थी और आमतौर पर छोटे मोटे काम करती थी, उसकी ज़्यादा उपस्थिति नहीं थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? कोमल ने दासी के साथ खड़े होते हुए चिंता से कहा। दासी ने व्यथित होकर कहा, मैंने जो कहा वह सच है। कोमल, तुमने भी इसे देखा था। बकवास मत करो। कोमल का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से में कहा, यह क्या हो रहा है? नारायण जयदेव तुरंत कठोर हो गए और बोले, इधर आओ और समझाओ। कोमल, तुम भी इधर आओ। कोमल बेहद परेशान थी। उसने दहशत में नव्या की ओर देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे नाराज करेगी। वह विशेष रूप से ये सुनकर नव्या को देखने के लिए मुख्य हॉल में आई थी कि वह वापस आ गई है, लेकिन उसने पाया कि न्याय मंत्रालय के लोग उसे गिरफ्तार करने आए थे। माय लॉर्ड, मैं कल रात मिस के कमरे में गई थी, लेकिन मैंने पाया कि वह वहां नहीं थी, दासी ने डरते डरते कहा। कल रात मैंने बहन क्यूजू से आधे महीने की छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत लंबा समय है और मुझे दिन के समय मिस से पूछना होगा। मैं जल्दी में थी, इसलिए मैं मिस को ढूंढने उनके कमरे में गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने खुद दरवाज़ा खोल दिया।
तभी कोमल भी आ गई। हमने कुछ देर कमरे में खोजा लेकिन मिस नहीं मिली, इसलिए कोमल ने मुझे बाहर निकाल दिया और धमकी दी कि मैं किसी को इस बारे में न बताऊं। गिरफ्तारी और नव्या का फैसला। कोमल के चेहरे का रंग भी उड़ गया। नव्या कमरे में नहीं थी, इसलिए वह शायद राजकुमार शौर्य से मिल रही थी। स्वाभाविक रूप से उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। नव्या, तुम्हें और क्या कहना है? नारायण जयदेव का खून खौल रहा था। नव्या ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा। वह और क्या कह सकती थी? उसने कल रात शौर्यवर्धन के साथ आनंद लोक में रात बिताई थी और कोई भी उसे उसके कमरे में नहीं पा सकता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह ये सब नहीं समझा सकती थी। कोमल नव्या का बचाव करना चाहती थी, लेकिन नव्या ने सिर हिला दिया। वह इसे अकेले संभाल सकती थी, उसे कोमल को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। न्याय मंत्री नव्या की ओर मुड़े और कहा, 9वीं मिस, इस बार आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? ठीक है, नव्या ने बेबसी से आह भरी। कल रात वापस आने के बाद मैंने आज राजकुमार के अभियान पर जाने के बारे में सोचा, इसलिए मैं उनसे फिर से मिलने गई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। मंत्री जी, अब कुछ और कहने को नहीं है। मैं आपके साथ न्याय मंत्रालय चलूंगी। न्याय मंत्री ने तब अपने भाव नर्म किए और कहा, अगर मिस 9वीं मेरे साथ न्याय मंत्रालय आने को तैयार हैं तो यह मुझे कार्रवाई करने की परेशानी से बचाएगा। मिस 9वीं, निश्चिंत रहें, अगर आप हत्यारी नहीं हैं तो मैं आपको न्याय दूंगा। मुझे भी विश्वास है कि मंत्री जी उचित निर्णय लेंगे। नव्या ने धीमी हंसी के साथ कहा। अगर यह मामला हाथ से निकल गया तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा। उसका न्याय मंत्रालय जाना जाह्नवी की सतर्कता को कम करेगा और नारायण परिवार के अन्य सदस्यों को फंसने से बचाएगा। दिवंगत नमन के बारे में सोचकर नव्या को एक गहरी उदासी महसूस हुई। 9वीं मिस, कृपया। न्याय मंत्री काफी विनम्र थे और उन्होंने नव्या को हथकड़ी नहीं पहनाई। नव्या ने सिर हिलाया और आगे बढ़ी। वह वास्तव में न्याय मंत्रालय नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कांस्टेबल उसका क्या बिगाड़ सकते थे? मिस कोमल बहुत ही व्यथित महसूस करते हुए उसका पीछा करते हुए रोने लगी। नव्या रुकी, मुनी और कोमल की ओर देखकर बोली, वापस जाओ और क्यूयू को बताओ। कोमल ने मुंह बनाया। वह उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन तन्वी ने उसे वापस खींच लिया। तन्वी ने मन ही मन नव्या के शब्दों पर ध्यान दिया। नव्या का शायद यह मतलब था कि क्यूयू को पता होगा कि क्या करना है। न्याय मंत्रालय की कालकोठरी की तरफ कदम बढ़ाती नव्या की आंखों में डर नहीं, बल्कि इंतकाम की आग है। लेकिन क्या वो जेल की सलाखों के पीछे से अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या जाह्नवी अपने इस खूनी खेल में पूरी तरह कामयाब हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पर्दे के पीछे से नव्या को बचाने कोई मसीहा आने वाला है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।